तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं आज से मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर। इसमें हम कंप्लीट करेंगे आपका कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है और अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो भी एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। अगर वो एक मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या 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 है, और अगर ये मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है तो क्या इस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ स्ट्रेंथ है, किस पे डिपेंड करती है, कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करती है, हम इस पर आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कि आखिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेज, यानी दो इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब एक प्लस एक माइनस, जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और उसे अगर हम एक फिक्स डिस्टेंस पर रखें, यानी एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखें, दो चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पर फिक्स रखें, तो ऐसे पूरे सिस्टम को क्या बोलते थे कंबाइंड फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वैसे ही आता है हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो कहता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की ए मैग्नेटिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। जैसे वहां पर होता है हमारे पास, है ना, वहां पे क्या होता है हमारे पास दो इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस और माइनस, यहाँ पर क्या होगा मैग्नेटिक पोल्स होगा। अब पोल्स कैसा होंगे? ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट स्ट्रेंथ, है ना। दैट मीन एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो, और दोनों का स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए। अब एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, और इन दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट रखो। ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारे पास मैग्नेट होता है, हर मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो अगर ऐसा एक मैग्नेट ले लें जिसकी स्ट्रेंथ यानी जिसकी लेंथ बहुत छोटी हो, है ना, बड़ा इसलिए लेना है, छोटा सा लेना है, उसमें एक होगा नॉर्थ पोल एक होगा साउथ पोल। जब इसको आप एक स्मॉल डिस्टेंस पर रखें सच दैट कि नॉर्थ पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो प्लस एम है और साउथ पोल का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो अगर माइनस एम है, और इसको अगर हमने डी डिस्टेंस पर रखा है, तो इस पूरे सिस्टम को कंबाइंड फॉर्म में हम क्या कहेंगे? कहेंगे इसको हम व्हेन हमारा बात होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो किसी एक का स्ट्रेंथ मतलब एम को मल्टीप्लाई कर दो उसके डिस्टेंस से। ठीक है। किसी एक पोल के स्ट्रेंथ स्मॉल एम को मल्टीप्लाई कर लो उनके बीच डिस्टेंस डी से, तो हमारा निकल के आ जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर्मूला हो जाएगा एम, कैपिटल एम इक्वल टू एम इंटू डी। ठीक है। डायरेक्शन याद रखना चाहिए, डायरेक्शन हमेशा होता है माइनस एम से प्लस एम। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में हमारा जो डायरेक्शन था वो होता था माइनस चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी होगा माइनस एम टू प्लस एम, मतलब साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर। अगर आपको यहाँ भी दिख रहा होगा तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो माइनस एम टू एम, मतलब नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है हमारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो याद रखना, ये भी क्या कैसी क्वांटिटी है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है वेक्टर, मतलब ये एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पूछा जाए इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्या होता है इसका स्ट्रेंथ? इसका स्ट्रेंथ होता है हमारा एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब बात आती है, ये तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ हमने बता दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। अब बात आती है कि क्या हम मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे जनरेट कर सकते थे। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट किया था कि जब भी किसी करंट से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं अब तक। बात आती है, यानी क्या एक करंट यानी एक करंट कैरिंग वायर से अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो क्या वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है? तो हाँ, वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब क्या इसके चलते भी क्या कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन सकता है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है? हाँ, तो बन सकता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? क्या स्ट्रेट लाइन से काम चल जाएगा या वो एक क्लोज लूप होना चाहिए? ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, कह रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग लूप। मतलब अगर एक करंट कैरिंग लूप यानी किसी लूप से अगर करंट फ्लो होगा तो वो भी उसका भी अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। वो कैसे होगा मैग्नेटिक मोमेंट? तो मैंने बताया था कि अगर मान लो, है ना, याद रखो, अगर एक कॉइल से, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसमें से क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ फ्लो कर रहा है हमारे पास करंट, दिख रहा है यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इसमें से। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो भी आपको देख लो, ये आपका कुछ एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है आई। तो जब हाथ को आप अगर आप ऐसे कर्ल करो, है ना, हाथ को थोड़ा सा ऐसे कर्ल करो, हाथ ऐसे कर्ल करोगे तो थंब किधर जाएगा? ठीक है, जिधर नॉर्थ है दिख रहा है नॉर्थ की साइड, तो हाथ को ऐसे कर्ल करोगे, ये हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन। तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो हमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है, मतलब वो हमारे नॉर्थ पोल को बताएगा। ठीक है। तो कर्ल करोगे तो दिखोगे कि आपका जो थंब है, थंब कुछ इधर जा रहा है। तो थोड़ा सा और दिख नहीं सकता हो तो आप इस वाले डायग्राम को देखो। ठीक है। आप थोड़ा सा इस वाले डायग्राम में देखो कि अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो हाथ को ऐसे कर्ल करो, देखो थंब किधर जाएगा, हमारा थंब जाएगा इधर। ठीक है। और ये होगा हमारा नॉर्थ डायरेक्शन और ये होगा हमारा साउथ डायरेक्शन। ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पर टर्मिनेट करता है। अब बात आती है कि मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा। तो मैंने क्या कहा था, नॉर्थ से साउथ की ओर, लेकिन अंदर है ना, याद रखना। तो मैग्नेटिक जो मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ की ओर होगा। ये होगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। मतलब कि अगर आप थंब को जिधर जाएगा हमारा थंब, उधर ही होगा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी सेम ही आएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब बात करते हैं कि करंट आखिर कैसे फ्लो करता है या फिर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है। तो अगर मान लो साउथ पोल लिखोगे ना, तो साउथ पोल का क्या होता है डायरेक्शन, ये चीज है ना, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये होगा हमारे नॉर्थ पोल का। साउथ पोल बनाना है तो इसको एस बना लो, दिख रहा होगा यहाँ एस, और नॉर्थ पोल बनाना है तो इसे एन बना लो। ठीक है, तो कह रहा है डायरेक्शन ऑफ एम फाइंड आउट बाय राइट हैंड थंब रूल। हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करके भी हम मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, कह रहा है कर्ल द फिंगर्स। पहले फिंगर्स को, जितने फिंगर्स, थंब को छोड़ के जितने फिंगर्स है पैसे उसे कर्ल करो। ठीक है, पैसे कर्ल करो। कर्ल करने के बाद आप थंब का डायरेक्शन देखो, है ना। तो कर्ल कैसे करना है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है ना। साउथ पोल में ऐसे करता है तो थंब इधर होगा, नॉर्थ पोल में करंट ऐसे फ्लो करता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो थंब इधर आएगा, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है तो थंब इधर आएगा। ठीक है, आप इसको चेंज करके देख सकते हो। करंट ऐसे फ्लो करेगा, मतलब करंट ऐसे जा रहा है तो हम ऐसे करेंगे, थंब इधर जाएगा। करंट अगर उल्टा आ रहा है ऐसे, है ना, तो थंब को ऐसे करोगे, थंब कहीं और आएगा। तो ये बताएगा, हमारा थंब बताता है मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को। ठीक है, अच्छी तरह से समझ आ गया मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को। तो कह रहा है कर्ल द थंब, यानी कर्लिंग फिंगर्स अगर रिप्रेजेंट करता है हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट को, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर ही करंट को ऐसा करना है। ठीक है, उधर ही हमारा फिंगर को कर्ल करना है जिधर करंट फ्लो कर रहा है लूप में ऐसे। ठीक, तो कह रहा है थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एम, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन कौन बताएगा, हमारा थंब बताएगा। ठीक है, याद रखना कि फॉर ए करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स बोथ आर पैरेलल एक्सियल वेक्टर। यानी जिधर हमारा, अगर किसी लूप में से अगर कोई करंट फ्लो करता है तो उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होगा। मतलब दोनों एक्सियल वेक्टर हैं। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों कैसे हैं, एक्सियल वेक्टर, क्योंकि दोनों एक्सिस के एक्सिस होता है ना। मान लो अगर हमारा एक ये लूप है तो इस लूप का अपना एक एक्सिस होगा, इसे एक्सिस बोलते हैं। तो अगर करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो इसको ऐसे कर्ल करो, थंब किधर आएगा, थंब आएगा हमारा इधर। ठीक है, तो इधर आएगा थंब हमारा, और इधर ही होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, और हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन भी सेम होगा। ठीक है, बात समझ आ गई, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन और हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब बात करते हैं हम कि ये तो हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अब बात करते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो अर्थ है वो बिहेव करता है कैसे, वो बिहेव करता है एज ए मैग्नेट के जैसे। इस बात को हम धीरे 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 समझते हैं एक पॉइंट करके। देखो कैसे समझना है। कह रहा है कि मान लो हमारे पास ये, पहले हम डायग्राम देखते हैं इधर, जो हमारे लेफ्ट साइड में डायग्राम बना है। पहले हम डायग्राम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, पहले देखो, हम कहते हैं कि हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ का बात करते हैं तो अर्थ का अपना एक नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, अर्थ का एक नॉर्थ पोल होगा, अर्थ का अपना एक साउथ पोल होगा। तो हम कह रहे हैं ये अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है ना। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल मतलब जो हम अपने ग्लोब में देखते हैं उसे हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखो बात करते हैं यहाँ पर कैसे। ये हमारा अर्थ का हो गया जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। तो इसके जस्ट नीचे, यानी इस लाइन से अगर आप नीचे आओगे ऐसे, है ना, इस लाइन को ऐसे ज्वाइन करते लाओ, ये जो हमें डॉटेड लाइन बना है, इसके नीचे आओगे तो मिल जाएगा आपका अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल जो हम बात करते हैं। और ये हो जाएगा, इसे बोलते हैं अर्थ का ये एक्सिस है। इस एक्सिस पे ऊपर होगा हमारा नॉर्थ पोल, नीचे होगा हमारा साउथ पोल। बात समझ आ गई। कहते हैं कि अर्थ का, अगर हमारा अर्थ एक मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है तो मैग्नेट का भी एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। इसे हम डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं अर्थ का मैग्नेटिक पोल्स, यानी अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल और अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। तो अगर आप यहाँ डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान दो तो आपको यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो अर्थ है वो
का ये बना हुआ है मैग्नेट, यानी अगर हम ये कहें कि अगर हमारा अर्थ अगर एज ए मैग्नेट बिहेव करता है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ को अगर मैग्नेट के जैसा बिहेव कर रहा है तो उसका अपना एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। तो हमने क्या किया, उसे एक ऐसे डिनोट कर दिया, एक नॉर्थ पोल थे और एक साउथ पोल थे। ये हो गया हमारा अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। थोड़ा ध्यान दोगे तो ये नजर आएगा कि इसका जो एक्सिस है वो हमारे ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ से थोड़ा सा कुछ एंगल पर डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा ये एंगल, है ना। क्योंकि देखो ये हमारा हो गया अर्थ का मैग्नेटिक पोल, है ना, और ये अर्थ का मैग्नेटिक कौन सा पोल है, साउथ पोल, ठीक है। जबकि ज्योग्राफिक में ऊपर क्या था, नॉर्थ पोल, जबकि मैग्नेटिक में क्या होता है ऊपर, साउथ पोल। और नीचे हमारा होता है अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल, लेकिन अगर बात करो मैग्नेटिक में तो नीचे होता है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, यानी जस्ट दोनों होगा अपोजिट, है ना। मैग्नेटिक साउथ ऊपर होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे होगा। जबकि ज्योग्राफिक ऊपर होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमारा कहाँ होता है, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल हमारा नीचे होता है। तो थोड़ा ये इन दोनों में डिफरेंट है। और इन दोनों का एक्सिस में भी कुछ डिफरेंस है ना, कुछ ऐसे दोनों एक्सिस बना के रखे हैं। अगर ये हमारा अगर ज्योग्राफिक साउथ साउथ नॉर्थ पोल और ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, तो अगर ये हमारा मैग्नेट है, अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को हम करें, ये अर्थ हमारा हमारे अर्थ का अगर ये मैग्नेट है, तो अर्थ का ये मैग्नेटिक एक्सिस हो जाएगा और ये अर्थ का मैग्नेटिक ऊपर साउथ पोल होगा, नीचे नॉर्थ पोल होगा, है ना। मैग्नेटिक साउथ ऊपर, मैग्नेटिक नॉर्थ नीचे, जस्ट उल्टा चलता है। बात समझ आ गई। और इसको बीचों बीच जो लाइन कट करती है हम उसे बोलते हैं इक्वेटर। ये अगर हमारा इक्वेटर हो गया है, ठीक है। अब ये डायग्राम से आते हैं। अब आप डायग्राम देखो, सेकंड वाले डायग्राम पे थोड़ा आते हैं, है ना। डायग्राम देखते हैं, देखो कह रहा है सेकंड डायग्राम में देखो कि अगर ये हमारा जियोग्राफिक एक्सिस है या पोलर एक्सिस है, और इस पॉइंट को अगर हम बोलते हैं कि ये हमारा जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, तो जस्ट इसके नीचे आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, इस पॉइंट को, है ना, इस अर्थ के नीचे वाले पॉइंट को बोलोगे अर्थ का जियोग्राफिक साउथ पोल, ठीक। और ये जो स्ट्रेट लाइन आया है रेड ब्लू कलर का, सीधा जो सीधा मैंने लाइन ड्रॉ किया है, ये होगा अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस, जिसको हम पोलर एक्सिस भी बोलते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि जो इसका मैग्नेटिक एक्सिस होगा वो थोड़ा कुछ डिफरेंट एंगल पर होगा। वो कौन सा एंगल होगा, तो उसको मैंने बनाया ये रेड लाइन से। जो ये रेड स्ट्रेट लाइन है, ये डिनोट कर रहा है इसके मैग्नेटिक एक्सिस को, है ना। अब मैंने क्या कहा था कि नीचे होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और ऊपर होता है मैग्नेटिक साउथ, यानी जस्ट ये उल्टा होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका बहुत ज्यादा एमसीक्यू में, ठीक है। तो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के साइड होता है ना। क्या कहा जाए कि अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल वो नियर होता है अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के, है ना। जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के आपके जस्ट बगल में होता है, ठीक है। बात याद रहेगा। अब आते हैं कि करके हम इसके टर्मिनोलॉजी पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। आखिर ये एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है क्या, तो बोलते हैं एट ए गिवन प्लस द एक्यूट एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना। अब बात करोगे सर ये टर्म अचानक से आ गया, मेरिडियन क्या है ना। जियोग्राफिक तो समझते हैं, मैग्नेटिक भी समझते हैं, आखिर ये मेरिडियन है क्या। तो मैंने कहा कि मान लो अगर ये हमारा अर्थ होता, है ना, और ये अर्थ का अगर जियोग्राफिकल एक्सिस है ना, जियोग्राफिकल एक्सिस है, मतलब कि हमारा ऊपर में कैसा पोल है, ऊपर में जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है, ठीक है, और नीचे हमारा जियोग्राफिकल साउथ पोल है। अगर हम ऐसे बात करते हैं, ये कैसा है, ये जियोग्राफिकल है, मतलब हमारा जो ग्लोब में हम ऐसा देखते हैं। लेकिन मैंने अभी सेम टाइम पे कहा कि अब ये क्या होगा, ये होता है हमारा मैग्नेटिक एक्सिस, इसे हम बोलते हैं ब्लू वाले को मैग्नेटिक एक्सिस। इसे क्या बोलेंगे हम, मैग्नेटिक एक्सिस। और ऊपर क्या होगा, ऊपर होगा हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल और नीचे होगा हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये भी बात समझ आ गई, है ना। अब कह रहे हैं कि जो हमारा ज्योग्राफिक एक्सिस है, क्या अगर हम इस लाइन से अगर अर्थ को बीचों बीच काटें तो क्या वो एक प्लेन के थ्रू कट हो सकता है। ऐसे एक प्लेन होगा जो इसको दो पार्ट में कट कर देगा, है ना। अगर ये पूरा स्फीयर है, इसको कैसे कट करो तो एक प्लेन इसको पूरा का पूरा कट कर देगा, ठीक है। अगर ये एक हमारा प्लेन है ना, इसको अगर आप अगर ऐसे देखोगे तो आपको नजर आएगा ये एक लाइन है ना। तो ये हो गया हमारा हमारा जियोग्राफिकल एक्सिस, और उसको अगर ऐसे कट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, वो एक प्लेन है। देखो तो प्लेन है। तो जियोग्राफिकल एक्सिस से होती हुई जो प्लेन गुजरती है उसे हम क्या बोलते हैं, जियोग्राफिक मीडियन बोलते हैं, ठीक है। याद रखना
जियोग्राफिकल एक्सिस से क्रॉस करती हुई जो प्लेन होगी, जियोग्राफिकल एक्सिस से क्रॉस करती हुई जो प्लेन होगी उसे हम बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है, अब यहाँ पर जियोग्राफिक में हमारे पास मेरिडियन कौन है, तो जियोग्राफिक मेरिडियन को मैं डिनोट करता हूँ कुछ इस टाइप के शेप से, है ना। इसे क्या बोलेंगे, अगर जियोग्राफिकल एक्सिस इस अर्थ को कट करे तो क्या बन जाएगा, इसे ही हम बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम, जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक। एंड सिमिलरली अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस को भी अगर हम एज ए प्लेन कंसिडर करें, तो ये भी प्लेन क्या होगा, ये भी अर्थ को एक ऐसे प्लेन, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये एक्सिस भी अर्थ को दो पार्ट में कट कर सकता है। ठीक है, तो हमें एक प्लेन दिखाई देगा, है ना। अर्थ को जब भी आप स्फीयर को दो पार्ट में कट करोगे तो दो अगर स्फीयर से बीचों बीच अगर आपने इसको कट कर दिया तो आपको क्या नजर आएगा, एक प्लेन, ये एक प्लेन होगा, है ना। अगर मैग्नेटिक एक्सिस अगर उसको कट करता है तो जो प्लेन बनेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। सिंपल सा समझ लो, ये प्लेन है, इसे हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक। अब इसी प्लेन को मैंने यहां पे नोट किया है, तो देखोगे कि इन दो प्लेन के बीच में एक एंगल बन रहा है, इस एंगल फाई, इस एंगल फाई को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। मतलब कि अगर ये हमारा फ्रंट में अगर ये हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन है, ये रेड वाला लाइन, ये जो प्लेन, और उसके पीछे जो बना है ब्लू कलर का, वो अगर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है ना, तो ये कौन है हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन, एमएम से लिख रहे हैं। ठीक है, और ये जो रेड वाला प्लेन है इसको बोल रहे हैं कि अगर ये जियोग्राफिक मेरिडियन है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, मतलब मान लो कि ये दो प्लेन है मेरे पास, ठीक है, प्लेन है तो प्लेन, इसके बीच में कुछ तो एंगल बन रहा है ना। नीचे देखो कुछ तो एंगल बन रहा है, नीचे जो एंगल बनता है दोनों के बीच में उसे क्या बोलेंगे, ये जो एंगल बनता है नीचे में, है ना, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो डिफिनेशन याद रहेगा, एट ए गिवन प्लेस द एक्यूट एंगल, याद रखना, हमेशा एक्यूट एंगल, दो एंगल बनता है, एक एक्यूट बनेगा एक ऑब्टूज बनेगा, एक छोटा एंगल बनेगा एक बड़ा एंगल बनेगा, हमेशा 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल को ही बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एट ए गिवन प्लेस द acute angle between geographic meridian and magnetic meridian is called angle of declination। इसे डिनोट करते हैं हम फाई से। बात समझ आ गई। बात करते हैं हम नेक्स्ट, कहता है एंगल ऑफ डिप क्या है ना, एंगल ऑफ डिप क्या है। फिर समझते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि ये जो मेरे पास जो मैंने ग्रीन कलर का बनाया है इसे लिखते हैं, अगर ये हमारा पहले था जियोग्राफिक मेरिडियन था, ये था हमारा जो ऊपर बना हुआ है येलो कलर का, वो हमारा अगर मैग्नेटिक मेरिडियन है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि इन दोनों के बीच जो एंगल बनता था इसे बोलते थे हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसको हम फाई से नोट करते थे। समझ आ गया। अब बात करते हैं कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है, तो कहता है इट इज द एंगल विच द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ सबटेन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मीडियन एट ए गिवन प्लेस, है ना। इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एंगल ऑफ हम्म हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। ठीक है, तो किस किस के साथ बनाना है ये एंगल, ध्यान से देखना। ये एंगल हम जो बनाएंगे ये बनाते हैं सबटेंड विद द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो कह रहे हैं कि मान लो अगर ये अर्थ का, है ना, अगर ये अर्थ का वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, ये होगा बी को हम बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अर्थ का टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी है, जिसके दो कंपोनेंट है, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। तो कह रहा है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल बी, वो उसके हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाता है थीटा, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो याद रहेगा किसे कहता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सबटेंड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लो इसे, कि ये कह रहा है हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन, तो चेंज कर लेते हैं कि मान लो अगर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन आगे आ जाए, है ना, इसे मान लेते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, कि मैग्नेटिक मेरिडियन हमारा फ्रंट वाला प्लेस है और पीछे जो प्लेस है वो हमारा है जियोग्राफिक मेरिडियन पीछे, है ना, कर सकते हैं। ठीक है, दो प्लेन है, दो प्लेन को आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कह रहा है नहीं, कि जो पीछे है वो हमारा हमारा जियोग्राफिक मेरिडियन का प्लेन है, और जो फ्रंट में हमें जो नजर आ रहा है वो हमारा क्या है, वो हमारा
मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। तो जो हमारा नेट फील्ड आएगा वो मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन पे ही आएगा, बीचों बीच कहीं पर। इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक करेंगे हम वर्टिकल कंपोनेंट और एक करेंगे इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो कह रहा है इसका जो रिजल्टेंट होगा बी, वो और इसके वर्टिकल के साथ इसके हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप, है ना। तो इन दोनों के बीच में एंगल बनता है, इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ डिप इन दो लाइन के बीच को। ठीक है, सीधा याद रखना, सीधा ये हमसे प्रैक्टिकल में मतलब हमारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो सीधा डेफिनेशन लिख के आना है और डायग्राम बना देना है। डायग्राम आप चाहो तो ये सेकंड में डायग्राम बना दो, है ना, सिंपल सी बात, आपको समझ आ जाएगी। बात करते हैं लास्ट हमारा, जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। मैंने अभी कहा था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। जो मैंने अभी बनाया था डायग्राम, तो आपको दिखा होगा कि ये अगर अर्थ का, अगर ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस अर्थ के दो, इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे। एक को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एक को बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और इस एंगल को बोलते थे हम लोग, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। ठीक है, तो इस बी को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। बी एच इक्वल टू हो जाएगा, बी और थीटा की तरह मिल सकते हैं, बी कॉस थीटा, है ना। और इस बी वी को लिख सकते हैं, बी वी इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा, बस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट ए गिवन प्लेस इज द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हमारा जो मैग्नेटिक मेरिडियन का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, है ना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, और नीचे वाला हमारा हो गया वर्टिकल। तो कह रहा है जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साइड होगा कंपोनेंट जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, उसे बोलेंगे हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। डिनोट करते हैं बी एच से। तो मैंने अभी लिखा था बी एच इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस फाई, बी वी हो जाएगा बी साइन फाई। ठीक है, फाई मत करना, इसे थीटा कर लेना, ये करना, ये थीटा होता है यहाँ पर। ठीक है, थीटा, चलिए थीटा हो गई। ठीक है, तो बाय स्क्वायरिंग देन एडिंग, तो अगर हमें कभी भी, अगर हमें वर्टिकल कंपोनेंट है गिवन है और अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, तो हम चाहे तो डायरेक्टली उससे उसके मैग्नेटिक फील्ड को निकाल सकते हैं, टोटल मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू हो जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी वी स्क्वायर। ठीक है, हम चाहे तो डायरेक्टली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड भी होता है वो अंडर रूट ऑफ बी एच स्क्वायर होता है प्लस बी वी स्क्वायर होता है। अगर हमसे एंगल ऑफ, कभी कभी अगर हमसे ये एंगल थीटा पूछे जाए, एंगल ऑफ डी पूछे जाए, तो इस एंगल ऑफ डी को कैसे निकालोगे, बी एच इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच। ठीक, और ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट याद रखना कि पूछा जाता है कि बताओ एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर पे कितना होता है, वो 0 डिग्री होती है। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप इक्वेटर पे 0 है, मतलब वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होती है, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, 0। जबकि बात करोगे अगर आप पोल पे, पोल पे चले जाओगे तो यही एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। उसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाता है और वर्टिकल कंपोनेंट बी हो जाता है। कैसे बी एच बी वी आया है, बस इसकी, इस थीटा की वैल्यू पुट कर दो बी एच में। अगर थीटा अगर 0 हो जाए तो बी एच इक्वल टू बी कॉस 0, है ना। और बी कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, बी एच की वैल्यू बी आ जाएगी। ठीक, अगर थीटा 0 है तो बी वी इक्वल टू होता है बी साइन थीटा, यानी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो बी वी भी आ जाएगा 0। तो हमारा पहला कंपोनेंट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप चाहो तो दूसरे को भी कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा की जगह 90 पुट करके। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना। जब एमसीक्यू में कराऊंगा तो उसमें ध्यान देखना, मैं ऐसे वाले क्वेश्चन भी मैं बहुत पूछता हूँ, है ना। और लास्ट ईयर भी आपके पेपर में जो आया था मॉडल सेट का क्वेश्चन था, या जो आपके फाइनल एग्जाम में आया था, वहां से भी एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ना। कहता है पहला काट कि अर्थ एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन है ना। पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन कि एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कौन कौन है ना। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, तो आयरन कॉपर नहीं होता है ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आयरन लिख दोगे कॉपर लिख दोगे, ऐसा नहीं करना है। आयरन कॉपर निकेल कोबाल्ट ये सब कुछ नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ कि बताओ एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, सबसे पहला पूछा जाता है, इसे हम लिखते हैं, याद रखना, सबसे पहला एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है,
जो मैंने तीन चीज कहा, एक कहा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ये होता है हमारा पहला, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप, है ना, एक होता है हमारा एंगल ऑफ डिप, इसको डिनोट करते हैं हम थीटा से। और थर्ड होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बात याद रहेगी यहाँ तक कि कई पूछा जाए कि अर्थ के एलिमेंट्स कौन है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स कौन कौन है, वो तीन है। सबसे पहले याद रखना एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, जिसको डिनोट करते हैं हम फाई से। दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप, जिसको डिनोट करते हैं हम थीटा से। और थर्ड होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम डिनोट करते हैं बी एच से, ठीक है। और अर्थ के किसी भी प्लेस पर, अर्थ के किसी भी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये तीन चीज हमें पता होना चाहिए। तो आप जिस प्लेस पर बैठे हो वहां पर, उस प्लेस पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये जो आपको अगर कैलकुलेट करना है तो आपको ये तीन चीजें चाहिए। और ये तीन चीजें वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, ये वेरी करती है। यानी अगर पूछा जाए कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, नहीं, तो पहला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखना कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरी, है ना, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, मतलब ये चेंज करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाओगे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी चेंज करती है। यानी ये प्लेस टू प्लेस ये क्या करेगा, चेंज करेगा, बदलेगा। यानी हर एक एक, यानी हर अर्थ के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग है। कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ये तीन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सबसे पहला एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आप चाहे तो इस पे अगर सर्च कर सको तो आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हो कि अभी आपके जिस प्लेस पर अभी आप हो, जिस सिटी पे हो, उस सिटी का एंगल ऑफ डिप कितना है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ कितना है। ये आप चाहे तो सर्च कर सकते हो, आपको सारा डाटा मिल जाएगा कि आपके सिटी का ये तीन क्वांटिटी कितनी कितनी है ना। और उसकी हेल्प से आप चाहे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपके इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। बाकी एक छोटा टॉपिक बच जाए हमारा डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, जो आपको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी से आपको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो जैसा आप सबको पता है कि एग्जाम भी आने वाला है, अब आपका एक ही टर्म एग्जाम होगा, तो एग्जाम को लेकर आपको भी आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और होप आपका एग्जाम भी जल्द ही सही टाइम पे इस बार हो जाएगा। इस टाइम के बैक का जैसा नहीं कि टर्म एग्जाम दिसंबर में होगा, दिसंबर में नहीं हो रहा है ना। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई पे ध्यान देना है। इधर 10 तरह की बातें नहीं सुननी है कि क्या होगा नहीं होगा, पेपर कैसा आएगा। पेपर सिंपल सा बता रहा हूँ, पेपर वही आएगा आज जो आज से 2-3 साल पहले कोरोना टाइम के पहले पेपर आता था, सेम पेपर वैसा ही आएगा। तो वैसा ही आपको मॉडल पेपर देख लो और एक लास्ट ईयर का आप एमसीक्यू देख लो, क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, बाकी कुछ चेंज नहीं आएगा जब तक कि बोर्ड से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस साल तो आने से रहा, है ना। आपका जो मॉडल पेपर होगा वो भी अगर आना होगा तो इस मंथ छोड़ दो, हो सकता है नेक्स्ट मंथ आए। तो आपका काम एक ही है, इधर उधर न्यूज देखने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा न्यूज देख के, सिर्फ मन को शांति मिलती है, कुछ नहीं मिलता है। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी से लग जाओ, चीज़ों को जो आप पहले पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करो, बाकी आप जहां भी क्लास कर रहे हो उसको करते रहो और आगे की चीज़ों को ध्यान से पढ़ते रहो, समझते रहो। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखो, मैंने भी बहुत पहले सारे क्वेश्चन करा चुके हैं प्रीवियस ईयर वाले, उसको भी जाकर आप देख सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, कैसे आएगा, वो मैं आपको धीरे धीरे करके आपको सब कुछ बता दूंगा। पहले आप अपना सिलेबस तो पढ़ो, है ना। आपका जो कोर्स बाकी है पहले उसे तो कंप्लीट करो, ठीक है। तो ठीक है, बाकी जो लोग नए नए हो एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैं बताता हूँ कि मैं सारे लेक्चर्स का पीडीएफ भी अपलोड कर देता हूँ टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर चले जाओगे, वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप इस वीडियो लेक्चर का भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।